पानसेमल में आज पोला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। किसानों और पशु मालिकों द्वारा अपने बैल जोड़ियों की आकर्षक रूप से सजाकर नगर में भ्रमण कराया गया। वहीं नगर कर लोगों द्वारा बैल जोड़ियों की पूजा कर उन्हें पूरण पोली व अनाज खिलाया गया व किसानों द्वारा स्थानीय गायत्री मंदिर पर बैल दौड़ाकर पर्व मनाया गया। वहीं नगर परिषद द्वारा बैल मालिकों के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी दिए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे, पानसेमल नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर, उपाध्यक्ष साहिब राव चौधरी, सीएमओ संतराम चौहान, पूर्व सीएमओ शिवजी आर्य, साय सिंह भंडारी, सर्व नगर परिषद के कर्मचारी और बैल प्रतियोगिता देखने वालों की मौजूदगी रही। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त आज पानसेमल में मौजूद हूं और पोला पर्व मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो श्रावण मास आज अमावस्या पर ख़त्म होता है, उसी के तहत पोला पर्व मनाया जाता है और उसमें घुड़दौड़ जो किसानों के द्वारा गोवर्धन पूजा की जाती है, बेलों को सजाया जाता है। बेलों की पूजा कर किसानों को और जो पशु मालिक है उनके द्वारा सजा कर उन्हें नगर में भ्रमण कराया जाता है। साथ ही जो हम बता दें कि पानसेमल में गायत्री मंदिर पर ये दौड़ आयोजित होती है। वहीं खेतिया में जो हनुमान मंदिर है उस चौक में वो दौड़ आयोजित की जाती है। साथ ही नगर परिषद पानसेमल और खेतिया द्वारा यहाँ पर जो घुड़दौड़ बैल की दौड़ प्रतियोगिता होती है उसमें दोनों नगर परिषद द्वारा यहाँ पर पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। वहीं हम बता दें कि इस त्यौहार को महाराष्ट्र में पोला कहा जाता है। वहीं जो केरल और जो साउथ का इलाका है, दक्षिण का, वहाँ इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। मेरे सहयोगी सुमित मारोटा के साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। देखिए, आज हमारे किसान भाइयों के लिए पोला पर्व है, जिसमें नगर के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसार इस बार बैल सजाओ प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें नगर के किसान बंधुओं एवं ग्रामीण के किसान बंधुओं ने बैलों को सजा धजा कर लाए और यहाँ पर निर्णायक समिति बैठी गई थी, जिनके द्वारा चयन किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिले हैं उन बैलों के किसान मालिकों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ जितने भी 25 से 30 जोड़ी जो किसान सब बैलों को सजा धजा कर लाए हैं, सभी किसानों को मैं इस पोले पर्व के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैलों का पर्व है। आपने क्वेश्चन जो करा मैंने वो बता दिया। श्रीमान, बारिश तो खूब अच्छी हो रही, किसानों के चेहरे बहुत खिलखिले, आप समझ सकते हैं। 20 से 30 जोड़ी जो आई, किसान ने जिस प्रकार से बैलों को सजा के लाए हैं, वो बारिश होने के ही कारण ही इतने सज धज के आए हैं, किसान भी और बैल भी। इसलिए बारिश खूब हो रही है, इसलिए किसान प्रसन्न है, किसान खुश है। इसलिए पुनः मैं किसानों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को रिटायर्ड मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और देवास, गुना, खंडवा व खरगोन तक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और इंदौर बाईपास पर घूमती एक संदिग्ध कार की लोकेशन से आरोपियों तक पहुंच बनाई। दोनों आरोपी बाईपास इलाके में की दूसरी डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए। आरोपियों द्वारा रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के घर से चोरी किया गया अधिकतर सामान जब्त कर लिया गया है। इस मामले में ग्रामीण एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर निवासी बाग टांडा और सर्कल निवासी बाग टांडा के रूप में हुई है। आरोपियों के साथ एक अन्य साथी भी शामिल था और उनकी निशानदेही पर 4 अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वारदात से 2 दिन पहले आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर की रेकी की थी। वारदात की रात उन्होंने लोहे का गेट काटकर घर में प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही चोर घर से मिले कुछ महंगे व्हाइट गोल्ड के आभूषणों को नकली समझकर वहीं छोड़ गए थे। हालांकि उन्होंने अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के गिरोह का नेटवर्क बड़ा है और ये बाईपास क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और फरार साथियों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इंदौर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने और बरामदगी के लिए दबिश दे रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस को उम्मीद है कि क्षेत्र में चोरी और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
बेसिकली सो यहाँ पे जो 10 तारीख के सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे जो चोरी हुई थी और उस चोरी के बाद यहाँ पे हमारे आईजी साहब की अध्यक्षता में डीआईजी साहब के निर्देशन में और हमारे द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, क्योंकि उसी रात में 2 चोरियाँ बहुत हुई थी, साइमल्टेनियसली हुई थी। तो इस वजह से हमने 2 एसआईटी की गठन की है। एक खुरैल वाला एसआईटी है और दूसरा हमारा सिमरौल वाला है। तो आज जो है हमने उसके बाद में अपने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमने एसआईटी का गठन किया था। उसमें हमारे डीएसपी साहब, दोनों थाना क्षेत्र के टीआईज और उसमें हमारे जो स्टाफ्स है उसमें लगा दिए थे और हमने लगातार प्रयास किए। उसमें हमने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेजेस के साथ लगभग अबाउट 200 आवर्स ऑफ सीसीटीवी इमेजेस को हमने अध्ययन किया एंड लगातार अपने वेरियस उससे हमने कांटेक्ट में रख के वी वेंट टू वेरियस प्लेसेस। यहाँ से धार हो गया, झाबुआ, आपका अलीराजपुर, इवन गुना, देवास तक हम लोगों ने अपनी टीम को भेज के वहाँ से हमको बहुत महत्वपूर्ण क्लूज़ मिले और उसी को जब हमने और अच्छी तरीके से उसमें गए तो देयर वर फ्यू नेम्स जो हमारे पास सामने आए खुल के, और जब हमने उनको मतलब उसके पीछे जब हम लगे तो हमको कल देर रात अबाउट बाईपास के एरिया में वहाँ पे हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया और जब हमने वहाँ पे देखा तो जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट जो थे इस केस में वो हमको उस गाड़ी में मिले। अभी पूछताछ जारी है, बट अभी हमको जो प्राइम एफएसआई लग रहा है कि ये लोग जो, क्योंकि हमने बार बार इनके जगह में जाके जो हमने दबिश दी, जो हमने इनके ऊपर दबाव बनाए, उस वजह से ये लोग वहाँ से भाग के शायद यहाँ पे अपने जो लूट का जो आइटम्स थे उनको या तो बेचने के हिसाब से या मे बी कोई अदर हादसा करने के हिसाब से यहाँ पे आए हुए थे। तो दे वर इंटरसेप्टेड वेरी टाइमली एंड 2 लोग हैं। इसका एक का नाम है समीर और ये बाग टांडा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है सर्कल, ये भी बाग टांडा का रहने वाला है। सर्कल। ये घटना किसके वहाँ हुई थी और कितना माल गया? ये घटना हमारे बाईपास में प्रगति पार्क पर रहने वाले ऋत्विक गर्ग के यहाँ पे हुई थी और इसमें लगभग अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, बट इसमें ऑफ कोर्स सम कैश एंड सम ज्वेलरी आइटम्स वे गॉन। आरोपी पकड़े गए, उनसे माल कोई बरामद नहीं हुआ? यस ऑफ कोर्स, उनके यहाँ से हमको लगभग अबाउट 5 तोला सोना और 40,000 कैश हमको इन पर्सन मिले हैं। आरोपी से मिला है, लेकिन Yes. जो फरियादी ने जो रिपोर्ट लिखाई यस, वो क्या है? हमने उसको अभी जो प्राइम एफएसआई जब हमने फरियादी से बात की है तो ही हैज़ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड द स्टोलन गुड्स। उन्होंने विवरण में कितना माल बताया था? हाँ जी, कितना माल बताया? एफआईआर में, क्योंकि लिसन व्हाट व्हेन एन एफआईआर इज दिस ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड। ओके, तो एफआईआर में जो हमारे पास जानकारी है, विच इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, उसमें दे हैव मेंशन दे हैव लॉस्ट सम गोल्ड एंड सम कैश। उसमें हमने डिटेल हैज़ नॉट बीन गिवन बाय अस बिकॉज इवन दे वर नॉट अवेयर कि, क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा है एंड सो दे वर नॉट अवेयर कि उनके जो पर्टिकुलर उसको तोड़ा गया था उसके अंदर में उनके सामान क्या है वो नहीं सर्टन कर पा रहे थे। सो दैट्स द रीज़न वाई वी डिडंट हैव अ पर्टिकुलर नंबर ऑन दैट। ये वही चोरी है जो रिटायर्ड जज के घर में हुई थी, उन्हीं उसी का बता रहे हैं? ऋत्विक गर्ग के घर में चोरी हुई है। यस। फरियादी ने क्या बताया था जिस समय सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए थे, तो वो उनका बच्चा उठ क्यों नहीं पाया इतनी बड़ी घटना में? क्या वो कोई दैट इज़ नॉट इन आवर कॉन्टेक्स्ट एंड अगर आपको ये पूछना है तो आपको ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा, बिकॉज हमको इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखना है एंड उसके लिए इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उठा क्यों नहीं। ये येलो कोड के अलावा हाई सिक्योरिटी था, कैमरेज भी थे, गार्ड भी थे, तो इन्होंने चोरी कैसे करी, अंदर कैसे घुसे थे, क्या पैटर्न अपनाया था अंदर घुसने में? देखिए यार, चोरी किसी को जब करना होता है तो उसमें सिक्योरिटी, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल बर्गलरी जो एक बहुत ही नामी एक्टर के घर में हुआ था, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो उसका घर भी काफ़ी सिक्योर्ड है। आप देखो तो बॉम्बे जैसे शहर में अगर भी दिन दहाड़े इस तरीके के बर्गलरी अटेम्प्ट टू लूट हो सकता है तो दिस इज़ अ फार फ्लंग, और वो थोड़ा देहात क्षेत्र में है। लॉट्स ऑफ एक्सिजेंसी था देयर जिसके घर में होता है। कभी कभार सिक्योरिटी के हिसाब से जो है कुछ चीज़ें थोड़ी
लूज़ हो जाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा सीख है, मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि सभी को अपने सिक्योरिटी और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कि वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। लेकिन पैटर्न क्या था, कैसे घुसे थे घर में? पैटर्न ये जो है, इन चोरों ने 2 दिन पहले आके यहाँ पे रेकी की थी और यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो घर उनको टारगेट करने के लिए आसान हो सकते थे, उसके बाद में इन लोगों के दोस्त के द्वारा यहाँ पे बाईपास में इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद ये लोग जो एक पर्टिकुलर रूट लेके फिर पीछे से जो इनका जो घर है उनके पीछे वाला एरिया है, जो सिक्योरिटी जो गार्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, तो दैट वाज एन इजी स्पॉट फॉर देम। तो वो लोग दीवार कूद के आए, अंदर में उन लोगों ने एक लोहे का जो गेट था उसको काटा और फिर वो अंदर गए और उससे दरवाज़ा खोला एंड देन दे वेंट किसी को इंजर्ड किया हो, बेहोश किया हो? नो। इसके पहले भी क्या इन्होंने कहीं चोरी करने का प्रयास किया? यस, दैट इज़ व्हाट अभी हमको उनको पीआर में लेना है और हमको यही असर्टेन करना है कि इनके द्वारा कितने और क्या कहते हैं इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया। दैट इज़ फाइन। इसमें हमारे पास अभी 2 आए हैं। अभी जब इनिशियल पूछताछ के दौरान 4 और लोगों के नाम आ रहे हैं क्लियरली, तो अभी पूछताछ करेंगे एंड देन सर्च इज ऑन। ये लोग आपटांडा का है दूसरी जगह का? अभी मैंने आपको बताया इनका एड्रेस। ये दोनों के पुराने कुछ आपत्ति रिकॉर्ड्स हैं? यस, अभी वही मैं बोल रही हूँ, अभी इनको पीआर में लेंगे और पूछताछ ऋतिक के करेंगे। फादर का नाम बता दीजिए। किनका? ऋतिक जो फरियादी, इनके फादर का नाम था। फादर का नाम आपको पेज में मिल जाएगा। मैम डायमंड ज्वेलरी भी कुछ सो लेट मी गेट टू दैट। लेट मी, हाँ, उसको नकली समझकर छोड़ गए, ले जा नहीं पाए, ऐसा कुछ है? वो मुझे नहीं पता। आई कैन गेट इनटू द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, बट अभी जो हमारे पास जो सामान आए हैं उसके मुताबिक जो चेन्स थे दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द अपेलेंट, मतलब जो हमारे यहाँ पे शिकायत करता है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके अलावा अभी हम उनको जब पीआर में लेंगे तो पूछताछ जारी रहेंगी और उसमें जो भी निकल आएगा दैट विल बी अगेन कम्युनिकेटेड। जो सो रहे थे, कभी अगर बाई चांस छूट जाते हैं तो पूछताछ में बताया कि उसको मार सकते थे, जिस तरीके से लोहे की रॉड लेकर अंदर घुसे, तो मारने की नीयत से भी घुसे थे? लाइक आई सेड, मुझे नहीं पता कि वो चोरों का क्या नियत था उस टाइम में। जो चोरों का नियत से आए थे वो चोरी करके वो चले गए, उसके अलावा उसका क्या नियत कर सकते थे दैट इज समथिंग दैट यू एंड आई कैन नॉट कमेंट। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत से एसडीएम कार्यालय में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने कहा ग्राम निमरानी में शराब पर लगाया जाए प्रतिबंध। कसरावत तहसील क्षेत्र के नेशनल हाईवे ग्राम निमरानी में लंबे समय से अवैध रूप से कच्ची एवं पक्की शराब का निर्माण विक्रय हो रहा है। इस अवैध गतिविधि से परेशान होकर ग्रामीण शुक्रवार को एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने एसडीएम सत्येंद्र बेरवा को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में खुले आम शराब बेचे जाने से युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। वही आए दिन विवाद, मारपीट, अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही है। महिलाएं और बच्चे असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी गतिविधि बंद करने की बजाय उल्टा धमकाने लगते हैं। इस कारण गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए पुलिस गश्त एवं निगरानी बढ़ाई जाए। आप ज्ञापन देना है एसडीएम साहब को, कौन से गाँव का मामला है, क्या मामला है? ये मामला सर निमरानी का है। ये अवैध जो शराब बिक रही है, पक्की कच्ची सब बिक रही है, क्या उसी संबंधित यहाँ मतलब एसडीएम साहब को भी, वो थानेदार साहब तेज साहब को भी देंगे, वो आपका विभाग को भी देंगे, और ये संबंध में 4-5 जगह बिक रही है। गांव में ऐसे कौन कौन लोग बेच रहे हैं, और ठेकेदार का माल बेच रहे हैं या दूसरी अवैध बिक्री? ठेकेदार का भी लेकर अवैध बेचते उसको भी चलाते हैं, और कच्चे भी बेच रहे हैं, और पीपे के आरे ढक बनाए झगड़े झाड़े करते हैं, गालियाँ गुप्ता देते हैं निमरानी में सब। क्या भैया भी परेशान है, घर भी परेशान है, सब मोहल्ले के परेशान है, दारू रोड पी लेना और झगड़े झाटे करना है। तो इसे तुरंत इस संबंधित विचार इसके अन्य खिलाफ कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र से, और मैं क्या है नगर अध्यक्ष हूँ। ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, क्या मामला है, कौन से गाँव का है? निमरानी का। क्या मामला है? अवैध शराब बिक्री, ग्राम निमरानी में अवैध शराब बिक्री पर हमें प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि इससे कई परिवार उजड़ रहे हैं और जो किशोर युवक युवती हैं ये नशे की लत पड़ रही है और ये बेमौत मर रहे हैं। इसे हमें गांव को नशे मुक्त बनाना है।
कहाँ कहाँ बिक रही है ये? हमारे गांव के आसपास के कस्बों में, छोटे छोटे फालियों में, बेड़ीपुरा है, टापरी आवार है, ऐसे ग्रामों में ऐसे छोटे छोटे बिक रही है। चौकी पे शिकायत की है इसकी अभी? गरीब वर्ग के लोग जो मजदूरी करते हैं वो आधा पैसा उसमें ही बर्बाद कर देते हैं। इससे परिवार पर भी उत्पीड़न होता है, महिलाएं इससे ज़्यादा पीड़ित होती है। इस संबंध में हमारे गांव में पूरा नशा मुक्त करना है गांव को। चौकी पे शिकायत की थी? चौकात पे अब हम ज्ञापन संज्ञान में लाएंगे, उनके देंगे। गांव में कितने ठिकानों पर बिक रही है? गांव में 2-3 पड़े आसपास के घर। क्या नाम है आपका? राधेश्याम नामदेव। अखिल भारतीय भलाई महासंघ द्वारा इंदौर के पुखराज गार्डन में भव्य शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया है कि सम्मेलन में 11 स्कूलों की बच्चियां शामिल हुईं। इनमें निजी एवं सरकारी स्कूलों की हजारों छात्राएं उपस्थित रहीं। उनके लिए 1 दर्जन से अधिक बसों की व्यवस्था भी आयोजकों की ओर से की गई। कार्यक्रम का संचालन रेणु सिसोदिया ने किया। मुख्य अतिथियों में माला सिंह ठाकुर, दुर्गा वाहिनी, मोहित सेंगर और राजेश महाजन शामिल रहे। सम्मेलन के दौरान शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही संतावना स्वरूप सभी छात्राओं को लंच बॉक्स भी वितरित किए गए। आयोजन में बच्चियों को हिंदुत्व, शक्ति, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। उपस्थित जनों को भी समाज में हो रही गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने का संदेश दिया गया। हमारी बहन बेटियों का एक बहुत बड़ा समागम आज यहाँ पर मोती चौराहे पर हुआ। आप सब देख सकते हैं हजारों की संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया और ये हिस्सा इसलिए लिया है कि हमारे सनातन धर्म को बचाना है और हमारे धर्म में जो हमारी बहन बेटियाँ हैं जिनके साथ दुराचार, अत्याचार विधर्मी लोग कर रहे हैं, विधर्मी अर्थात मुस्लिम कट्टरपंथी लोग जो नाम अब्दुल और अजय बता के हमारी बहन बेटियों से मिलते हैं, नाम नौशाद और नितिन बनकर हमारी बहन बेटियों से मिलते हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, टीकी लगाते हैं, चोटी बांधते हैं और हमारी बहन बेटियों का दिमाग भ्रमित करते हैं और उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसा कर उनका दैहिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं और अंत में ये हमने देखने में आया है कि हमारी बहन बेटी 36 टुकड़ों में बैग में भरी हुई मिलती है, 24 टुकड़ों में फ्रिज में भरी हुई मिलती है, कहीं नदी के किनारे, कहीं नाले के किनारे सर कटी हुई लाश मिलती है। ऐसे कई मामले हम डेली देखने में आ रहा है। 12 दिन में 2 बहनों की हत्या, एक जगह रईस खान ने करी है तो एक जगह सलीम शेख ने करी है। ये हत्याएं 12 दिन में 2 हत्याएं होना, तीसरी हत्या देवास में होना, एक हत्या हमारे पंजाब में और हरियाणा में होना, अयोध्या और प्रयागराज में होना, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कट्टरपंथियों को कानून का भय और डर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज की, हमारे हिंदू समाज की जो बहन बेटियाँ हैं जिनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनके लिए जन जागरण एक अभियान को लेकर आज हमने ये आयोजन करा और आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर माला रेड्डी ठाकुर आए थे। साथ ही हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मोहित सेंगर आए थे, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से बेटियों के और जो है लव जिहाद के बारे में पूरी तरह से समझाया और जागृत किया कि किसी भी धर्म के आंदोलन में उनके चक्कर में फंसना नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। हमारे सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए, विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए यह जन जागरण बहुत ही आवश्यकता है, जिसका आज संक्रांत हुआ। ऐसा आज मंच से इस तरह का संक्रांत हुआ, क्या जरूरत पड़ी तो आप पूरा संगठन में लोगों को जन जागरूकता के लिए आज यहाँ से संक्रांत हुआ है तो ये पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन चलेगा लव जिहाद के खिलाफ। जैसे हम लव जिहाद के खिलाफ भी काम करते हैं, बाकी जरूरत आज लव जिहाद के खिलाफ काम करने की है, क्योंकि आजकल के बच्चे रियल लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, रियल लाइफ में कम जीते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे किसी भी व्यक्ति को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी स्थिति में हमारी नादान बहनों को उलझाया जाता है, बरगलाया जाता है, उनका दैहिक शोषण होता है और उसी के खिलाफ हमारा यह आगाज है कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो सके। इसलिए ये मातृशक्ति को समर्पित आयोजन है और जिहादियों के खिलाफ यह आयोजन है। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ तो कोई सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ? हाँ, इसमें बड़ी लापरवाही है। मुझे 15 दिन मतलब मुझे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ में
चलना पड़ रहा है। यूँ तो खुद हम जन्म से योद्धा हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोई आएगा तो जिंदा तो नहीं जाएगा, इसका तो प्रॉमिस करते हैं मीडिया चैनलों से। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सरकार को, प्रशासन को समझना चाहिए कि मुझे इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं, मुझे फिलिस्तीन से कॉल आया है ना, तो ये उनको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश से के अलावा पूरे देश भर से मेरे को जो है धमकियां दी जा रही है ना। तो मैं अपनी बात पे अटल हूँ, अडिग हूँ, मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं। पक्का दलित, पक्का हिंदू, पक्का सनातनी हूँ। अगर मैं डर गया तो अम्बेडकर की औलाद नहीं। इस बात को लेकर आपने कमिश्नर साहब को भी एक आवेदन दिया था, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक 4-5 दिन हो गए, एक भी गार्ड नहीं पहुंचा है उन्होंने एक भी गार्ड नहीं पहुंचा है। ये तो सब मेरे सनातनी भाई जो हैं उनका सहयोग है। कर दिया जाएगा। आज आप यहाँ मंच पर आए हैं शक्ति सम्मेलन में, आप हिंदू धर्म की अपनाया, क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं हिंदू धर्म को? अच्छा लगता है, जब इंसान जब पैदा हुआ तो हिंदू बन के ही आया है और हिंदुस्तान में हिंदू ही है, तो सब बाद में धर्म बांट दिया जाता है, जातिवाद भी सब बाद में बांट दी जाती है। हिंदू ही पैदा होता है, ऐसे बाद में मुसलमान बनाया जाता है। आज देखा जा रही है कि आज का प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं आया था। आज आपकी घर वापसी हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा लगा। आपका परिचय? मैं गुल मोहम्मद, जाति फकीर, गांव कलारिया का रहने वाला। आपको यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने कोई दबाव बनाया क्या? नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं, मेरी मर्जी से। अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया आपने? मेरी मर्जी से अपनाया। देश आजाद है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, एक नया नाम भी आपको मिला है, क्या नाम दिया गया आपको? गुल मोहम्मद ठाकुर, गुलाब सिंह ठाकुर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 दिन पहले 18 अगस्त सोमवार को एक अनोखी घटना घटित हुई। यहाँ रोजाना की तरह रात्रि 8 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था। शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में भांग लगाई गई। इसके तत्काल बाद आरती शुरू ही होने वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। यहाँ शिव के मुखौटे से नाक, होठ और एक आंख टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही क्षण में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पंडित पुजारी ने तत्काल फिर से मुखौटा बनाया और आरती की। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जो कि वायरल हो रही है। इस घटना के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और मंदिर के पंडित पुजारियों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर ज्योतिष आचार्य और धर्म के ज्ञाता भी अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। धर्म के ज्ञात महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति और पूर्व संभागायुक्त डॉक्टर मोहन गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वैसे तो भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है, बाबा महाकाल को चढ़ाने का कोई विधान नहीं रहा है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते हैं कि बाबा महाकाल को भांग श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आज जो बाबा महाकाल की शिवलिंग से भांग का श्रृंगार गिरा है, इसका मतलब बाबा महाकाल भी ये संकेत दे रहे हैं कि अब भांग श्रृंगार नहीं करें, क्योंकि भांग के श्रृंगार के कारण शिवलिंग का क्षण भी हो रहा है। अब प्रशासन और पुजारियों को निर्णय लेना चाहिए। इधर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए विभिन्न तर्क देते हुए बताया कि बाबा महाकाल पर ज्यादा गिरी भांग से श्रृंगार करने के कारण भांग गिरना प्रतीत होता है, साथ ही ये अप्राकृतिक घटना का भी संकेत है। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भांग का श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर 2 मत परिलक्षित होते हैं। मेरा परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं, उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो, तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात आती है कि बेसाल्ट के स्टोन की जो सीरीज होती है या बेसाल्ट से जुड़े सब सीरीज में जो स्टोन्स होते हैं, उससे जुड़े पत्थरों की अपनी आर्द्रता होती है, खासकर तब जब बाहर वर्षा ऋतु का वातावरण बनता हो और अंतर से या पाताल लोक से या भूमि से पानी की स्थिति क्रॉस होती हो, तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है, उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है, उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता की प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। इसको हम एक प्रकार से और देख सकते हैं कि जो वर्तमान की घटनाक्रम है, ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। भविष्य में कई प्रकार से जल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति अलग अलग प्लॉट में दिखाई देगी। विशेष तौर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं कई प्रकार की अप्राकृतिक घटनाओं का भी क्रम आने वाले 4 महीने में दिखाई देगा।
देखिए, भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिव पुराण में न लिंग पुराण में। दूसरी बात, ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि भांग के श्रृंगार जो है उसके कारण लिंग के क्षरण का एक मूड कारण उत्पन्न होता है। कई घंटों तक भांग लिंग के ऊपर रहता है, उससे शुष्कता आती है और इस कारण से क्षरण पैदा होता है। हमारा मानना यह है कि शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना, लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है तो एक तरह से ये संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अब तो यहाँ के जो प्रशासक वर्ग है और यहाँ के पंडित पुजारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि भांग का श्रृंगार उचित नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का आज मुरैना में जिले में अलग अलग स्थानों पर लोकार्पण प्रोग्रामों को लेकर आना हुआ। सबसे पहले मनोज सिंह शिकरवार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र सिंह तोमर का शॉल और श्रीफल से जबरदस्त स्वागत किया। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर जौरा के पगारा रोड पर बनकर तैयार हुई नई कॉलेज नवीन विज्ञान संकाय के लोकार्पण के लिए पहुंचे, जहां पर वह बोले शिक्षा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा, इस भवन के बनने से अब और अधिक सुविधाएं हमारी बेटियों और बेटों को मिलेंगी। कई साल पहले बेटों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां पढ़ नहीं पाती थी। अब समय बदल चुका है, बेटियां पढ़ने जा रही हैं, अपनी मेहनत से बेटों से आगे निकल रही हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। अपनी बात कहते हुए तोमर ने कहा, भाजपा सरकार है, इसलिए विकास की गंगा हर क्षेत्र में बह रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कुछ भी हो, सब तरह का विकास किया जा रहा है। अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा, एक जमाना था जब अम्बाहा कॉलेज इस अंचल भर में अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता था। बहुत दूर दूर से छात्र अम्बाहा कॉलेज में पढ़ने आते थे। उन्होंने कहा, जनता का प्यार है, इसलिए भाजपा सरकार विकास कर पा रही है। जौरा क्षेत्र में भी कई विकास किए जा रहे हैं। इस नवीन विधान भवन को बनवाने के लिए विश्व बैंक से 4,71,17,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वहीं कॉलेज कैंपस में देखा गया, कई लोगों को कुर्सियां तक बैठने को नहीं मिली और कई लोग पानी के लिए भटकते रहे। जौरा से कॉलेज का लोकार्पण करने के बाद विधानसभा कैलारस के लिए रवाना हुए थे तो सिकरौदा गाँव पर हरेंद्र शिकरवार द्वारा उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद वह कैलारस के लिए रवाना हो गए। महाविद्यालय काफी पुराना है, लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि चाहे मूल भवन का मामला हो और चाहे विज्ञान संकाय के लोकार्पण का मामला हो, इसका लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के भवन का लोकार्पण हुआ है और मैं समझता हूं कि अब जौरा महाविद्यालय में परिपूर्णता आ गई है। हमारे बेटे और बेटियां सभी संकाय में अध्ययन करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट तक पहुंचा सकने में सफल होंगे, ऐसा मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के प्रयत्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार करती रहती है और उसका प्रतिफल अब सामने आने भी लगा है। एक समय था जब बेटों को पढ़ाने की कोशिश तो की जाती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां पढ़ें इस बात की सुविधा भी नहीं थी और लोगों का मन भी नहीं होता था। लेकिन आज
हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सरकार की सुविधा के कारण हमारी बेटियां पढ़ भी रही हैं, और बेटी और बेटियों में जब कंपटीशन होता है तो बेटियां आगे नंबर लेके आती हैं। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है। यहाँ की छात्र संख्या में भी बेटे और बेटियां दोनों ही हैं, लेकिन अभी यहाँ उपस्थिति हम देखेंगे तो उपस्थिति में बेटियां ही ज्यादा दिखाई दे रही हैं। यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है। मुझे ध्यान है कि हमारे इलाके में अंबा कॉलेज हुआ करता था, यद्यपि वो समाज सेवी संस्था संचालित करती थी और आज भी अच्छे से उसका संचालन हो रहा है। मेरा जब छात्र जीवन था तो मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में प्रथम वर्ष में आया था, और जब मेरे कॉलेज की एजुकेशन प्रारंभ हुई तो इस पूरे अंचल का गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सबसे अच्छा, बड़ा, सर्व सुविधा युक्त, जिसमें छात्र संख्या लगभग उस जमाने में 4000 से ऊपर होती थी, ऐसा था। लेकिन परीक्षा परिणाम की दृष्टि से जब हम देखते थे तो अंबा कॉलेज ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे नंबर 1 पे आता था। इतनी अच्छी पढ़ाई एक जमाने में अंबा कॉलेज में हुआ करती थी। फैंसी यहाँ बैठे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अहिरखेड़ी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारदी डेरे में 1.5 माह के मासूम प्रियांश पारदी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बच्चे का शव खून से सना हुआ घर के भीतर मिला। घटना के समय घर पर मासूम की मां नेहा, उसकी 1.5 साल की बेटी और देवरानी मौजूद थी। थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया है कि घटना थाना क्षेत्र के अहिरखेड़ी की है, जहां नेहा अचानक दौड़ते हुए घर से बाहर आई और कपड़े धो रही अपनी देवरानी को चिल्लाकर बुलाया। उसने बताया कि बच्चे को कुछ हो गया है। जब देवरानी घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि मासूम का गला कटा हुआ था और वह खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद शोर मचाया गया और परिजन व आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और अन्य अमला मौके पर पहुंचा। जांच के दौरान कई बिंदुओं पर संदेह गहराया है। परिवार और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को जानकारी दी कि बच्चे की मां ने कुछ दिन पहले भी मासूम का गला दबाने का प्रयास किया था। इसी वजह से पुलिस की प्राथमिक जाँच में मां पर संदेह गहरा गया है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और मां से भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक जांच में ये मामला पारिवारिक विवाद या बच्चे की मां की मानसिक स्थिति से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। द्वारकापुरी पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर, 1.5 माह के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया, सर क्या है पूरा? आज लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के बीच में अहिरखेड़ी काकड़ से एक सूचना मिली थी कि किसी 1.5 माह के बच्चे की जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मौके पर पूरी टीम और FSL टीम को रवाना किया गया था। मौके पर जाकर जब देखा गया तो 1.5 माह का बच्चा, जिसका नाम प्रियांश था, उसे गले पर जो है चाकू से रेतने के निशान थे और बच्चे की जो है ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी। तो प्राथमिक कार्रवाई करके और बच्चे को जो है जिला अस्पताल PM के लिए रवाना किया गया था उसके पिता के साथ में। मौके पर जब देखा गया तो ये पता चला कि जब घटना हुई तब मौके पर बच्चा, उसकी माँ जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है, और उसकी चाची अंकुर, ये लोग वहाँ पर मौके पर प्रेजेंट थे। तो अभी किस बात को लेकर जो हत्या की गई है और हत्या किसने की, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, परिवार क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है? बेसिकली ये पारदी जाति से आते हैं और ये छोटा मोटा जो है मेलों में दुकानें लगाने का काम करते हैं। खटासा क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान। सरकार और कृषि मंत्री यूरिया खाद की उपलब्धता के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। आज जब फसलों में खाद की आवश्यकता है, तब यूरिया की किल्लत से परेशान किसान दर दर भटक रहा है।
क्षेत्र में इस वक्त निजी खाद विक्रेताओं के पास यूरिया खाद नहीं है, जिसके कारण यूरिया खाद के लिए किसान सहकारी समितियों पर ही निर्भर है, जिस वजह से सहकारी समितियों पर यूरिया आते ही किसानों की भीड़ लग रही है। आज खंडासा सहकारी समिति पर यूरिया उपलब्ध होने की जानकारी होते ही सुबह 5 बजे से ही किसान पहुंचकर लाइन लगाने लगे। किसानों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन की सहायता से यूरिया खाद का वितरण शुरू हुआ, लेकिन मात्र 400 बोरी यूरिया खाद के सापेक्ष सैकड़ों किसानों के लाइन में होने से सबको यूरिया खाद मिलना मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं शहर क्राइम। यूपी में इस वक्त हम अयोध्या जिले के खंडासा अमानीगंज तहसील के खंडासा ग्राम सेवक सहकारी समिति पे हैं। जैसे सरकार के दावे हैं कि यूरिया की भरमार है, भरपूर आवक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूरिया की किल्लत क्या है और किसानों की हालत क्या है। कब से वो यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। स्थिति आज ये हो चुकी है कि पुलिस प्रशासन की मदद से यूरिया का वितरण करवाया जा रहा है। आइए हम किसानों से बातचीत करते हैं कि क्या पोजीशन है, कब से वो है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? 6:30 बजे से। क्या यूरिया आपको नहीं मिल पा रही है? लाइनें लाग यहाँ कौन यूरिया मिले, जब नंबर आए तब भी मिले। अच्छा, नंबर नहीं आया, पीछे घुसर जाते। आपका क्या नाम? आनंद कुमार पांडे जी। आप कब से लाइन पर लगे? 6 बजे। अच्छा, तो क्या यूरिया की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है? लाइन में लगे हैं तो अभी नंबर आया। क्या मांग रहे? कोई डॉक्यूमेंट भी मांगा जा रहा है यूरिया के लिए? क्या मांगा जा रहा है? आप जी मैं आया हूँ 5 बजे से। हाँ, तो 5 बजे से आप आए और सबसे पीछे आप कैसे पहुँच गए? आगे लाइन लगी है सर, भीड़ की जगह नहीं मिली हल्ले के लिए। 6 वाले अक्सर नहीं, 6 बजे वाले आपसे आगे आ गए, बीच में हल जा रहे हैं सब। अच्छा, इधर लगाइए इधर। पानसेमल खेतिया क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच खड़की रोड पर एक पेड़ गिर गया, जिससे 15 गांवों को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है। कई घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया, फिर मार्ग पूर्ण स्थिति में चालू हुआ। 2 माह के सूखे के बाद अब बारिश अपना जोर पकड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बारिश किस प्रकार अपना रूप दिखाती है। नमस्कार, मैं हूँ विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पानसेमल क्षेत्र में, जहाँ पर लगातार बारिश के बाद पानसेमल खेतिया और पूरे संपूर्ण बड़वानी जिले में जो लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो पानसेमल से पूर्व विधायक जो पिपरानी हैं दीवान सिंह पटेल, जो यहाँ से राजपुर और पानसेमल से पूर्व विधायक रहे, उन्हीं के ग्राम में जाने के लिए जो रास्ता है उस पर एक पेड़ गिरा है और कई घंटों से मार्ग अवरुद्ध हुआ है और जो लगातार उसको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो एक ट्रैक्टर आया है उसको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये जो बारिश जो होना थी वो मौसम में नहीं हुई, उसके बाद अब लगातार 8 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। मेरे सहयोगी क्या नाम आपका? दिलीप वास्कले। कहाँ के निवासी आप? राजपुरा। क्या हो गया ये पेड़ गिर गया। कब से रुके आप? अब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ। अब हटाया जा रहा है इसको? हाँ, हटाया जा रहा है।